हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवन। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट में लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 2 को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट का यूज़ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर सकते हैं। गाइस देखिए गाइस, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपको पता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस होंगे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। इसका मुझे एरिया फाइनल गेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके बाद जो C3 कॉलम है उसमें 1 1 1 और इस पूरे का होल डिटर्मिनेंट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में फाइंड आउट होता है, इसलिए हमने लिखा है स्क्वायर यूनिट्स। ओके गाइस, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का यूज करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है गाइस। ओके, आपको याद दिला देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या पढ़ते थे गाइस? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप ये पढ़ते थे 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का होल मॉडुलस। ये आप इसका फॉर्मूला पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जो एरिया होता है आपको, जो क्योंकि हमें नहीं पता कि एरिया एग्जामिनर के अनुसार वो पॉजिटिव लिया गया होगा या नेगेटिव। क्योंकि याद कीजिए, यदि एरिया नेगेटिव आ जाए तो आप इसे नेगलेक्ट द नेगेटिव साइन करके पॉजिटिव यूज क्या करते हैं। ओके, या पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव ही यूज करते हैं, कोई ट्रबल नहीं होती फिर उसमें, ठीक है ना। तो यानी इससे कंक्लूजन निकलता है कि इनडिटरमिनेंट के केस में एरिया 2 चीज में लिया जाएगा, प्लस एंड माइनस के केस में। ये चीज हमेशा ध्यान रखें गाइज आप, ठीक है। तो यही चीज नोट में लिखवाई गई है गाइज आपको कि इफ एरिया इज गिवन देन टेक बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जो एरिया है आपके पास, यदि वो गिवन है आपको, तो उसमें दोनों साइन लिए जाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव, यदि आपको एरिया गिवन होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चनों को समझते हैं। देखिए गाइस, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल का एरिया बताइए। हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। मुझे वर्टिसेस गिवन कर दे, कुछ नहीं करना। ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2, ये रहा x3, ये रहा y3। ओके गाइस, अब आपको करना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसमें वैल्यू पुट करिए आपको और एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट। कौन सा एक्सपेंड कर दीजिए आप इसे? R1 के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको एक्सपेंड करना इससे पहले वाले लेक्चर 1 में सिखा दिया था कि भाई 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है गाइस। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि यदि इसको एक्सपेंड करना ना बताया जाए भी तो भी काम चल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन में एक्सपेंड करके बता ही देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ 1/2 डिटर्मिनेंट 3 8 आपके पास -4 2 5 1 1 1 1 ये लिखा हुआ है गाइस, ठीक है ना। तो बात समझिए, अब आपको करना क्या है? ये आगे 1/2 मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 के अकॉर्डिंग बाय R1। किसके अनुसार कर रहा हूँ? R1 के अनुसार। तो 1/2 एज इट इज। देखिए, उसके बाद पहले लिखेंगे सिंबल 3, फिर -8, फिर +1, ठीक है। अब उसके अंदर की वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट 2 1 2 1 -1, तो 2 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट -4 -5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट -4 -10। दैट्स ऑल गाइस, ये हो गया अब आपके पास, ठीक है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है, इसे कैलकुलेट कर लेना बस। 1/2 3 2 -1 1 यानी 3 1 3 आपके पास ये हो गया। -4 -5 -9 9 8 72 प्लस के -14 आपके पास। इसको जो कैलकुलेट करके आएगा वो इसका एरिया होगा गाइस, ठीक है।
आई होप इतने स्क्वायर यूनिट उसका एरिया आप फाइनल गेट कर लेंगे गाइज। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये आपको एक्सपेंड करना और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। तो इसका आंसर आ गया गाइज 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आइए एक एग्जांपल समझते हैं जिसमें मैंने अभी आपको नॉट लिखवाया था। यदि डिटरमिनेंट के केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन हो जाए तो आप उस केस में कैसे करेंगे। देखिए गाइस, आपको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस है इज ए 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन किया हुआ है 9 स्क्वायर यूनिट्स और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन किए हुए हैं। कह रहा है कि उस केस में बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई बात नहीं, अभी मैंने आपसे बताया था गाइस कि यदि हम इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, वो आपको गिवन करता है तो उस पर दोनों साइन अप्लाई होंगे, प्लस भी और माइनस भी, यानी प्लस माइनस के 9। और ये आपको पता है ये आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वैल्यू पुट करी, एरिया को हमेशा प्लस माइनस में लेके चलेंगे 9, 1/2 -3 0 1 3 0 1 0 के 1 1/2 है, 2 दिस साइड चला गया तो माइनस प्लस माइनस के 18। तो ये आपके पास आ गया और आपने इसको एक्सपेंड कर रखा है R1 के अकॉर्डिंग। R1 के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सपेंड करके इसकी जो वैल्यू आ गई है गाइस वो आ गई है प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए 6K। तो 6K इज इक्वल टू प्लस माइनस 18, 6 3 इज 18, तो K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ओके गाइस, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या हो गई, वैल्यू कैलकुलेट हो गई है आपसे। यदि गाइस ये वैल्यू और कुछ इस तरह से आ जाती तो आप क्या करते हैं, तो गुड लक है आपका कि ये जो वैल्यू मिली आपको, ये वैल्यू डायरेक्ट कट गई, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाती है। क्योंकि जब आपने इसे सॉल्व किया, सपोज दैट सॉल्व करके ये आया था आपके पास, इसमें लिखा 6K इक्वल टू प्लस माइनस के 18, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट कर दिया 6 3 18, तो K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। यदि गाइस आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे K की वैल्यू इस तरह से ना आती, कंडीशन ऐसे आ जाती, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, 6K प्लस 2 इजकल टू प्लस माइनस 18। तो अब ऐसे क्या करते सिचुएशन में, भाई यहाँ तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, इसलिए आपको K की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। यदि कंडीशन इस तरह की आती तो क्या करते गाइस, अब आपको इस सिचुएशंस में डील करने के लिए दो साइन लेने पड़ते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। इट मीन्स 6K प्लस 2 इजकल टू प्लस के 18 एंड 6K प्लस के 2 इजकल टू माइनस के 18। तो यहाँ से K की दो वैल्यू फाइंड आउट होती है अब आपके पास। अब आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था पॉइंट को लेकर। ओके गाइस, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। ये देखिए कोई कॉफिशेंट यानी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही है तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपको, तो K की वैल्यू प्लस माइनस के 3। लेकिन यदि कोई कांस्टेंट ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डजेंट मैटर, मैं कह रहा हूँ कि यदि इसके साथ कुछ आ रहा है प्लस या माइनस में, तो उसके लिए आप एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन लेकर तब उस अननोन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके गाइस, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ गाइस, लेट्स सी। ओके गाइस, नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। और कोलिनियर के बारे में आपको अच्छे से पता है कि गिवन जो दीज पॉइंट्स होते हैं यदि वे लाइज कर जाएं एक ही लाइन पर, जैसे मैंने दिखा भी रखा आपको कि ये बहुत सारे पॉइंट्स ABC 3 पॉइंट है, ध्यान रखना मोर देन 2 पॉइंट लाइज ऑन ए 1 लाइन इज कॉल्ड ए कोलिनियर। वो कोलिनियर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स कोलिनियर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे गाइस, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर के बारे में कह देता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 0 के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको अच्छे से नॉन है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और सीधा कैलकुलेट कर लेंगे आप अपने सॉल्यूशन को। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स है, दिस आर कोलिनियर। मुझे कह रहा है कि 3 पॉइंट से ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। शो दैट नहीं करना, ये कहता है कोलिनियर है। तब कह रहा है इसकी हेल्प से देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है, इसकी हेल्प से बतानी मुझे लैम्डा की वैल्यू गाइस। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना गाइस। इसने कहा ये कोलिनियर है, प्रूफ नहीं करना। यदि प्रूफ करना होता तो मुझे इसके होल डिटरमिनेंट की वैल्यू को यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 दिखाना होता। अब तो उसने कोलिनियर कह दिया तो इसका मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है।
तो यदि वो इक्वल है, मैंने इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने 0 के इक्वल लिख के चला, क्योंकि 1/2 यहाँ था, 1/2 0 में चला गया, तो डिटर्मिनेंट ये बचा आपके पास गाइस। अब इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करके इक्वल 0 लेके लैम्डा की वैल्यू फाइनल कर ली है, और लैम्डा की वैल्यू आ गई आपको 10/7। ये आपके पास सोल्यूशन मिल गया वी गेट का। आई होप गाइज ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करता हूँ गाइज नेक्स्ट की। यदि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स आ जाए, आपको इसी क्वेश्चनों में यदि ये पूछ लिया जाए कि भाई फाइंड आउट कीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यदि कोई लाइन 2 पॉइंटों से पासिंग थ्रू हो रही है तो आप उस इक्वेशन को कैसे फाइनल करेंगे। तो ध्यान रखेंगे 2 पॉइंटों पासिंग थ्रू, इट मीन्स x1 y1 एंड x2 y2। इस पर कोई p पॉइंट क्या करता है, लाइज करता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कह रही है b की, 1/2 डिटर्मिनेंट, जहाँ x1 y1 लिखते थे बस वहाँ पे x y1, फिर उसके बाद x1 y1 x2 y2 1 1 1 इज इक्वल टू 0, यानी होल डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात का, 1/2 यहाँ पे लिखेंगे x y, नीचे x1 y1 x2 y2 1 1 1 का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आई होप गाइज ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट करना है तो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे गाइज। क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल है, उसने लिखा है गाइज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग P 11,7 एंड Q 5,5 यूजिंग डिटर्मिनेंट। पहले तो इतना ही करना है। उसने कहा मेरी उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर जो 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर दे, P और Q, इट मीन्स ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ 1/2 x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखा। इसको आपने एक्सपेंड कर लिया, इक्वल 0 लेकर R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके एक इक्वेशन बन के आई है x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो आपने लाइन की इक्वेशन फाइनल कर ली है। ओके गाइस, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू भी बता, k की वैल्यू कब, इफ यदि r जो पॉइंट है -1, k इज द पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 9 स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है कि यदि अब मैं r पॉइंट इन्वॉल्व कर देता हूँ, पहले तो 2 पॉइंट थे P और Q, उनकी हेल्प से आपने लाइन की इक्वेशन बता दिया। वो कह रहा है कि 3 पॉइंट हो गए PQR, तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा मुझे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आता है वो कितना आता है, 9 स्क्वायर मीटर। तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिखा प्लस माइनस के 9 के इक्वल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए अब आपके पास, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। फॉर्मूला लगाया, और एरिया आपको पता है कि एरिया जब गिवन हो जाता है तो दोनों साइन पे आता है प्लस और माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका आंसर, एरिया का आंसर माइनस में 9 आया होगा या प्लस में 9 आया होगा, क्योंकि यदि माइनस में आ जाता है तो वो क्या होता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता था। इसलिए दोनों साइन लेके चलेंगे प्लस माइनस 9, और इसको हमने एक्सपेंड कर लेंगे R1 के अकॉर्डिंग। R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके आपके पास आएगा माइनस के 6 के प्लस के 18 इक्वल टू प्लस माइनस 18। ये नहीं कि आप 18 से 18 कैंसिल कर देंगे, नहीं गाइस, अब आपको करना क्या है, माइनस के 6 के प्लस 18 इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब इसके 2 साइन हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। देखिए एक बार मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक बार से मैंने नेगेटिव लेके, वहां से के की 2 वैल्यू फाइनल हो गई मेरे को, 0 और 6। आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी ये था गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिटर्मिनेंट में हम कैसे यूज करते हैं। तो सारा पॉइंट्स जो था मैं वो आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ इन डिटर्मिनेंट में कर रहे हैं हम लोग गाइस। ओके गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये इतना ही था गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके पास जो एक्सरसाइज है गाइस, आपके पास देखिए, यदि आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहली एक्सरसाइज कवर हो चुकी है और इसकी 3rd एक्सरसाइज कवर हो चुकी है पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है, जो 2nd एक्सरसाइज है वो प्रॉपर्टीज़ की है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं ये वाली एक्सरसाइज 2nd वो लास्ट में कराऊंगा। ओके गाइस, तो फिलहाल जो बेसिक टॉपिक है पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो यानी 1st एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज आपकी कवर हो गई है एनसीईआरटी से, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके गाइस, अब एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में दी थी आपके लिए, मैंने वो नोटिफिकेशन भी आपको ग्रुप में सेंड किया है। ठीक है,
तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि भाई सीबीएसई प्लान कर रही है आपके एग्ज़ाम 2 टर्म में लेने को, टर्म 1 और टर्म 2, जिसमें कि टर्म 1 में नवंबर टू दिसंबर में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और उसमें 90 क्वेश्चन एमसीक्यू रखने की कोशिश की जा रही है। ओके, और सिलेबस डिज़ाइन भी बहुत जल्दी वो आपसे डिस्कस कर लेगा। ठीक है, तो गाइज, और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च टू अप्रैल के बीच में होंगे, वे 2 आवर्स के होंगे। इससे पहले एग्ज़ाम डेट मतलब कि 1.30 के होंगे, ठीक है ना, यानी 1.5 घंटे के, और ये 2 घंटे के एग्ज़ाम होंगे। वो ड्यू टू एकेडमिक है, यदि एकेडमिक चलती रही तो वो भी 1.5 घंटे में कंडक्ट किए जाएंगे फिर, और वो भी एमसीक्यू हो जाएंगे फिर आपके। ओके, तो अभी वो डिस्ट्रैक्टिव पे यूज़ हो रहे हैं। फिलहाल देखते हैं क्या सिचुएशंस रहती है। ये तो अभी तो केवल सीबीएसई ने स्कीम सेंड की है, अभी क्या रह रहा है, क्या प्रोसेस है, वो आपको आने वाले समय में मैं अपडेट कर दूंगा गाइस। ओके गाइस, तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। कुछ नहीं करना है, माइनर का मीनिंग क्या है और कोफैक्टर्स का मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको गाइस मैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से समझना गाइस यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, माइनर्स का मीनिंग है गाइस, जो माइनर्स होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और साथ में लिखते हैं कोफिशिएंट में आई जे, ये इसके सफिक्स में चलता है आई जे। ठीक है ना, जैसे सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं ऐसे चलता है एम आई जे। ठीक है ना, इसका मतलब आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, ये मैट्रिक्स में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना, इसमें कहने का मीनिंग क्या है कि एनी वन रो, एनी वन कॉलम, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, कोई भी एक रो कोई भी कॉलम को डिलीट करके जो आपको डिटरमिनेंट मिल रहा है उसे हम बोलते हैं माइनर्स। उसको हम क्या कॉल करते हैं, माइनर्स। क्या कहा मैंने, डिलीटिंग आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट के आईएथ कॉलम और जेथ कॉलम को आप यदि डिलीट करते हैं तो जो फाइनल मिलता है आपको उसे हम क्या कॉल करते हैं, माइनर्स। उसको लिखने का प्रोसीजर एम आई जे। अब समझिए कैसे कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज दैट कोई आपके पास डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को हम डेल से भी डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट है सपोज दैट 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एज योर चॉइस। कोई भी रो कोई भी कॉलम आप डिलीट कर दो। सपोज दैट आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया डिलीट, अब जो बचा वो लिख दीजिए 3, 1, 8, 9। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 3, 1, 8, 9। अब इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे माइनर बोलेंगे। कौन सा माइनर बोलेंगे, आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो M21 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, M21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका डिलीट हो गया। चलिए कोई भी बात है, आप किसी को भी कर लीजिए। सपोज दैट आपने इसे कर लिया तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है, इसे डिलीट कर दीजिए। थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया अभी आपने, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को क्या बचा, 2, 1, 4, 6, 2, 1, 4, 6 का होल डिटरमिनेंट। इसका हम क्या नाम लिखेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को आपने डिलीट किया तो M32 नाम लिखा जाएगा इसका। फिर क्या नेम लिखा जाएगा, M32। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये भी पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। तो माइनर्स का मीनिंग आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिलीटिंग करना है ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम, जो फाइनल आपको मिलेगा वो उसका माइनर्स होगा। ओके गाइस, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी अब आपको। अब मैं यदि आपसे डिस्कस करूँ गाइस कोफैक्टर्स की। देखिए गाइस, कोफैक्टर्स सेम इसी से रिलेटेड है, कुछ नहीं करना आपको। कोफैक्टर्स क्या होता है, बस -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, उसी पे डिपेंड करता है। कोफैक्टर्स को हम लिखते हैं सी आई जे से, तो सी आई जे इजकल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, दैट्स ऑल। ये होता है कोफैक्टर्स। क्या होता है गाइस, ये कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, सी आई जे इजकल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। यहीं से वो डिटरमिनेंट के साइन बनते हैं गाइस, प्लस माइनस के। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला होता है ना वो यही होता है, -1 की पावर i प्लस जे। यहीं से वो साइन बनाए गए थे डिटरमिनेंट के। यदि याद हो, मैंने आपसे कहा था, मैं डिस्कस भी करूंगा कि कैसे आए ये वे साइन। तो ये -1 की पावर i प्लस जे से आते हैं वे साइन। ठीक है गाइस, तो बस अब आपको करना क्या, सबसे पहले आपको माइनस पता होना चाहिए। माइनस पता निकाल दिया आपने तो कोफैक्टर इजिली सॉल्व हो गए, कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देखिए गाइस। सपोज दैट मैं कहूँ कि आपको कोई डिटरमिनेंट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 3, 1।
ये गिवन है आपको, ठीक है। मैंने कहा इसका कोफैक्टर्स बताओ C12 की वैल्यू मुझे और C31 की वैल्यू। तो देखो कैसे बताएंगे। C12 का मतलब पहले माइनर निकालना पड़ेगा मुझे, M12 कैसे निकाल सकता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट, कितना रह गया 4701, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, 4 1 4 7 1 7, जीरो हो जाएगा क्योंकि 7 0 0। उसके बाद M31 की वैल्यू फाइनल कर लीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 5 7 आ जाइए, 2 3 5 7, 7 2 14, 3 5 15, तो आपके पास आ गया माइनस के 1। बस अब इन्हीं फॉर्मूले को कोफैक्टर्स में रख दीजिए। C12 का मतलब -1 की पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 + 2 इंटू M12 भाई -1 की पावर 3, तो माइनस आ गया, और M12 की वैल्यू -4। ओके गाइस, उसके बाद है 31 की वैल्यू, C31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अभी आपने डिलीट किया है, तो -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 4 प्लस आ जाएगा साइन, और 31 की वैल्यू अभी आपने सॉल्व की कितनी है -1 एज इट इज। ये इसका आंसर आ गया, ये है इसका कोफैक्टर्स। आई होप गाइस अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं और माइनर्स क्या होते हैं गाइस। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी अब आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया कोफैक्टरों का एक्सपेंड करना, कि कोफैक्टर को कैसे एक्सपेंड करके फाइनल कर लिया जाता है। ओके गाइस, आइए अब इस बात को समझते हैं, और आज का टॉपिक हमारा इसी चीज़ को लेकर फिनिश होता है। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के टर्म्स में मुझे एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट का। कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे गाइस इस पॉइंट को। आपको पता है डिटर्मिनेंट मैंने इसमें लिखा 11 12 13 21 22 23 31 32 33 की फॉर्म में डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास, ठीक है। आप किसी के भी अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेना, किसी के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड। मैंने कहा R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। अब आपको देखो कैसे लिखना है, पहले तो एलिमेंट लिखेंगे 11 12 13 और विद साइन लिखेंगे पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव साइन चलेंगे, इसमें कोई नेगेटिव नहीं आएगा साइन। अब पहले 11 12 13 लिख दिया क्योंकि बाय R1 के अकॉर्डिंग है। अब आपको करना क्या है समझिए, 11 12 13 हो गए, इन्हीं के कोफैक्टर इसी के साथ लिख दे, 11 यानी C11, 12 यानी C12 और 13 यानी C13, बस। और कोफैक्टर्स निकालने अभी आपने सीखे, C11 कैसे निकालना है, C12 कैसे गेट करना है, C13 कैसे गेट करना है, इनके फॉर्मूला आपको पता ही है, -1 की पावर i + j इंटू Mij, ये कोफैक्टर्स निकालने का तरीका होता है। तो C11 निकालने का प्रोसीजर, -1 की पावर कितनी हो जाएगी गाइस, 1 + 1 इंटू M11। क्लियर होगी पूरी बात। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स की हेल्प से जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ साइन नहीं यूज करते प्लस माइनस का, ठीक है। यहाँ तो सारा साइन प्लस का चलता है। इससे R1 के अकॉर्डिंग बताया मैंने बात, ऐसे C1 के अकॉर्डिंग ले दो, 11 21 31 11 21 31। उसके बाद जो तुमने ये एलिमेंट लिखे ना 11 12 31, यही कोफैक्टर्स में लिख दो, C11 C21 C31, मल्टीप्लाई करते हैं कोफैक्टर्स के साथ। बस गाइस, ये था कोफैक्टर की हेल्प से डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करने का प्रोसीजर, ठीक है गाइस। बस अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी बेस पर है गाइस, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 6 -3 4 3 2 -4 -7 3, देन राइट द कोफैक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो। से कह रहा है, सेकंड रो से कह रहा है, ध्यान रखना है। सेकंड रो के जो कोफैक्टर के एलिमेंट्स है उसको मैं राइट करना है, उसकी हेल्प से मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, यानी सेकंड रो की हेल्प से। ध्यान रखना, सेकंड रो में क्या है -4। सेकंड रो को कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। सेकंड रो को लिखना तरीका 21 22 23 21 22 23, इनके साथ इनके कोफैक्टर C21 C22 C23। बस गाइस, 21 की वैल्यू -4, 22 की वैल्यू 3, 23 की वैल्यू 2, कोफैक्टर्स को ओपन कर दिया। C21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। -1 की पावर 2 + 2, क्यों, क्योंकि C22 कर रहे हैं आप, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, ये वैल्यू फाइनल गेट होगी आपको। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करके ये वैल्यू मिल गई। ये रहा डिटरमिनेंट, इसमें से आपको सब कुछ डिलीट करना है क्योंकि मैं कोफैक्टर्स आपसे डिस्कस कर चुका हूँ गाइस। और इसे कैलकुलेट कर लेना गाइस, जो भी आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा।
आई होप गाइज अब ये आपके पास जो माइनर्स और कोफैक्टर्स की प्रॉब्लम थी वो भी आई होप सॉल्व हो गई होगी। तो इस तरीके से आपका गाइज एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइज कवर हो गई आज। पहला पॉइंट, पहली एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज एंड फोर्थ एक्सरसाइज गाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं गाइज। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कीजिए बच्चों, ठीक है ना, ये भी ज़रूरी है यार, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो ही बनता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।